हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग आज का क्लास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का 6वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग उसको कहते हैं जिसमें विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान होता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए, आप लोग समझिए विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक हम लोग उसको कहेंगे जिसमें परिनालिका में विद्युत धारा तब तक प्रवाहित रहेगा, जब तक प्रवाहित करेंगे तब तक उसमें क्या होगा, चुंबक का गुण रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक। कहने का मतलब है चुंबक में या परिनालिका में जब तक हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी तक क्या होगा, चुंबक का गुण मौजूद रहेगा। जब धारा उसमें प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो विद्युत चुंबक का गुण अपने आप खत्म हो जाएगा। विद्युत चुंबक हम लोग उसको कहते हैं जिसमें जितना समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उतना ही समय तक चुंबक का गुण उसमें मौजूद होता है। जब हम धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो उसमें चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है किसी परिनालिका में हम जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब जितना देर धारा उसमें प्रवाहित होगा या धारा प्रवाह करेंगे उतना देर ही चुंबक का गुण मौजूद होगा, जिसे हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं विद्युत चुंबक कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक नरम लोहा के ऊपर विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप से लपेट देते हैं तथा बैटरी से जोड़ देते हैं, जिससे नरम लोहा शक्तिशाली चुंबक की भांति व्यवहार करता है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक नरम लोहा लेना है। नरम लोहा के ऊपर विद्युत रोधी चालक तार को क्या करेंगे, लपेट देंगे तथा बैटरी से जोड़ देते हैं, जिससे नरम लोहा शक्तिशाली हो जाता है और चुंबक की भांति व्यवहार करता है। सबसे पहले हम लोग एक बेलनाकार रॉड लेंगे या नरम लोहा लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, एक विद्युत रोधी चालक तार को लपेट देंगे। लपेटने के बाद उसको बैटरी में जोड़ देंगे, जिससे हम लोग विद्युत चुंबक बन जाएगा। इसको हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेलनाकार रॉड ले लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसमें सर्पिल रूप से क्या करेंगे, विद्युत रोधी चालक तार को लपेट देंगे। मानिए रॉड में जब हम लपेटते हैं कुछ हमारा फिगर इस तरह बनता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए नॉर्थ पोल, इसको मान लीजिए साउथ पोल। क्या मान लीजिए, साउथ पोल, और इसको नॉर्थ पोल। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें विद्युत रोधी चालक तार लपेट देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विद्युत रोधी चालक तार को एक बैटरी से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, जिससे जब हम लोग बैटरी की इसको जोड़ देंगे तो ये लोहा जो है ये शक्तिशाली हो जाएगा और ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। सपोज डैट, मानिए जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, जब तक धारा प्रवाहित करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉड ले लेंगे। रॉड ले लिए, इसके ऊपर क्या किए, विद्युत रोधी चालक तार को लपेट दिए। क्या किए, विद्युत रोधी चालक तार को लपेट देते हैं और इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको प्लस और इसको माइनस कहते हैं। जो बड़ा वाला साइन होता है उसको प्लस और जो छोटा वाला साइन होता है उसको माइनस कर देंगे। जब हम लोग विद्युत
चुंबक कैसे बनता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक नरम लोहा लेंगे। इसके ऊपर सर्पिल रूप से विद्युत रोधी चालक तार को लपेट देंगे और उसको हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे, जिससे लोहा शक्तिशाली हो जाएगा और चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। हम लोग फिगर द्वारा समझ चुके हैं विद्युत चुंबक कैसे बनता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक नरम लोहा के ऊपर विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप से लपेट देते हैं तथा बैटरी से जोड़ देते हैं, जिससे नरम लोहा शक्तिशाली चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और देखिए सबसे पहले क्या किए, एक रॉड ले लिए, इसके ऊपर विद्युत रोधी चालक तार को लपेट दिए। क्या किए, लपेट दिए और एक बैटरी से जोड़ दिए, जिससे हमारा ये लोहा शक्तिशाली हो जाता है और चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसको हम लोग नरम लोहा बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। मतलब कहने का है चुंबक का जो गुण है, चुंबकत्व का जो गुण है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग परिनालिका के फेरों की संख्या, सेकंड में है विद्युत धारा का परिमाण और तीसरा है करोड़ के पदार्थ के प्रकृति पर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिनालिका के फेरा। जितना अधिक क्वाइल, समझिए वो फेरा जो है परिनालिका में, समझिए ये क्या है, क्वाइल है। क्या है, क्वाइल है। जितना अच्छा क्वाइल, जितना मोटा क्वाइल रहेगा चुंबक उतना ही अधिक चुंबकत्व होगा। विद्युत धारा का परिमाण, मतलब जितना अधिक विद्युत धारा रहेगा, जितना अच्छा लोहा रहेगा, रॉड रहेगा, जितना अच्छा उसमें फेरा लपेटेंगे या क्वाइल रहेगा, उतना ही अच्छा हम लोग का चुंबक बनेगा। जितना अच्छा हम लोग लोहा ले सकते हैं, क्वाइल ले सकते हैं और अच्छा वोल्टेज दे सकते हैं, तो हम लोग का चुंबक उतना ही अच्छा होगा। जितना अधिक फेरा देंगे, जिसको हम लोग क्वाइल कहते हैं, जिसको विद्युत रोधी चालक तार को लपेटते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाइल कहते हैं। जितना अधिक फेरा रहेगा उतना ही अच्छा हम लोग का चुंबक बनेगा। विद्युत धारा का परिणाम कहने का मतलब है जितना अधिक विद्युत धारा रहेगा, जितना अच्छा लोहा रहेगा या जितना अधिक फेरों की संख्या होगा, उतना ही अच्छा हम लोग का विद्युत चुंबक के तीव्रता इस सब बात पर निर्भर करता है। अब हम लोग सब पढ़ेंगे विद्युत चुंबक का उपयोग। विद्युत चुंबक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट में है विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी, पंखा, टेलीफोन आदि में होता है। सेकंड नंबर में है भारी लोहे के टुकड़ों को उठाने में विद्युत का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का जो उपयोग है ना, विद्युत घंटी, पंखा, टेलीफोन आदि में किया जाता है। और सेकंड नंबर में भारी लोहे के टुकड़ों के उठाने में विद्युत का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे के परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को बताता है, तब अंगुलियां धारावाही चालक तार पर लगे बल की दिशा को बताता है। या सेकेंड इसका परिभाषा हो सकता है, यदि हम अपने हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा की दिशा को बताता है, जैसा कि फिगर में बताया गया है। देखिए अंगूठा जो है वो क्या बताएगा, बल की दिशा, और तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा है वो क्या बताएगा, धारा की दिशा। अंगूठा जो है वो बल की दिशा को बताता है, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा को बताता है। अब हम लोग इसको अलग से फिगर द्वारा समझ सकते हैं। हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। मान लीजिए
ये हम लोग का अंगूठा है, और ये तर्जनी है, और ये मध्यमा है। इसको मान लीजिए हम लोग अंगूठा, क्या मान लेंगे, अंगूठा। इसको मान लीजिए तर्जनी, और इसको मान लीजिए मध्यमा। इसको हम लोग बीच वाले उंगली कहते हैं। देखिए अंगूठा जो है ये बल की दिशा को बताएगा। तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये मध्यमा है, ये धारा की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा को बताता है। हम लोग याद करने की ट्रिक है, जैसे अंगूठा, अंगूठा हम लोग को क्या होता है, मोटा और अधिक शक्तिशाली होता है पांचों उंगली में। तो शक्तिशाली होता है तो इसमें दम क्या लगता है, किसी भी वस्तु पर हम लोग बल पांचों उंगली की अपेक्षा अंगूठा से अधिक लगा सकते हैं। इसीलिए हम याद करते हैं अंगूठा बल की दिशा, मतलब अंगूठा क्या हम लोग को ज़्यादा मजबूत है, तो इसीलिए हम लोग इसको बल की दिशा से समझ सकते हैं। बल की दिशा, अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। और तर्जनी है, तर्जनी बताता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब भी हम लोग किसी को बुलाते हैं या दिखाते हैं, किसी वस्तु को दिखाते हैं तो हम लोग अक्सर तर्जनी अंगुली का ही इस्तेमाल करते हैं कि वह वस्तु वहाँ पर है, उसको लाओ, उसको बुलाओ। हम लोग क्या करते हैं, इसी अंगुली का अधिकतर यूज करते हैं दिशा बताने के लिए। और मध्यमा जो है जो धारा की दिशा को बताएगा। जो मध्यमा है वो क्या बताएगा, धारा की दिशा। अंगूठा जो है वो बल की दिशा को बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, मध्यमा धारा की दिशा को बताता है। आशा करते हैं कि आप लोग इस फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम को समझ चुके होंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां क्या करेंगे, सबसे पहले बायां हाथ लेना है और उसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा हम लोग सब जानबे करते हैं किसको कहते हैं, तर्जनी, मतलब अंगूठा को बगल वाला उंगली को हम लोग क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। जो अंगूठा को बगल वाला उंगली है उसको हम लोग तर्जनी कहते हैं, और बीच वाले उंगली को हम लोग मध्यमा कहते हैं। जो हम लोग को अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा, क्या बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। जो हम लोग का तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो हम लोग का मध्यमा है वो धारा की दिशा को बताता है, जिसे हम लोग फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विद्युत मोटर। क्या पढ़ेंगे, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हम लोग कहते किसको हैं, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर हम लोग उसको कहते हैं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है, जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारावाही चालक तार एक बल कार्य करता है। जब धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, जब धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारावाही चालक तार एक बल की तरह काम करता है। कहने का मतलब है जब धारावाही चालक तार को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चालक तार क्या होगा, चालक तार, धारावाही तार, चालक तार एक बल कार्य करेगा, बल की तरह काम करने लगेगा। तो विद्युत मोटर हम लोग उसको कहते हैं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। इसका सिद्धांत है, जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारावाही चालक तार एक बल कार्य करता है। जब हम लोग चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, जब हम लोग चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो जो धारावाही चालक तार है वो एक बल की तरह काम करने लगेगा। जो धारावाही चालक तार है वह एक बल की तरह कार्य करने लगेगा। अब हम लोग आगे
विद्युत मोटर का संरचना देखते हैं। विद्युत मोटर का संरचना। विद्युत मोटर में तांबे के तार की कुंडली, जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। विद्युत मोटर में तांबे के तार की कुंडली को, जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा तांबा के तार को दोनों सिरे अर्धवलय में जुड़े रहते हैं तथा अर्धवलय कार्बन ब्रश से सटे होते हैं। ये जो फिगर है ये विद्युत मोटर का फिगर है। इसको हम लोग आगे समझ लेंगे, पहले हम लोग क्रियाविधि देख लेते हैं। क्रियाविधि। जब हम कार्बन ब्रश से होकर धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा अर्धवलय से होते हुए ABCD में प्रवाहित होती है, पुनः चालक ब्रश से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा A से B की ओर, C से D की ओर प्रवाहित होती है। यदि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का प्रयोग करते हैं तो AB भुज पर आरोपित बल कुंडली के नीचे की ओर धकेलती है तथा CD पर आरोपित बल कुंडली को ऊपर की ओर धकेलती है। घूर्णन के बाद कुंडली का संपर्क कार्बन ब्रश से टूट जाता है और पुनः जब संपर्क जुड़ता है तो CD भुज पर बल D से C की ओर तथा AB पर आरोपित बल B से A की ओर होता है। पुनः जब फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाते हैं तो AB भुज पर आरोपित बल ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार कुंडली आधा घूर्णन उसी दिशा में फिर पूरा कर लेती है। यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जब हम कार्बन ब्रश से होकर धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा अर्धवलय से होते हुए ABCD में प्रवाहित होती है, पुनः चालक ब्रश से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा A से B की ओर, C से D की ओर प्रवाहित होती है। यदि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का प्रयोग करते हैं तो AB भुज पर आरोपित बल के नीचे ओर धकेलती है तथा CD पर आरोपित बल कुंडली को ऊपर की ओर धकेलती है। आधे घूर्णन के बाद कुंडली का संपर्क कार्बन ब्रश से टूट जाता है और पुनः जब संपर्क जुड़ता है तो CD भुज पर बल D से C की ओर, AB पर आरोपित बल B से A की ओर होता है। पुनः जब फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाते हैं तो AB भुज पर आरोपित बल ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार कुंडली आधा घूर्णन उसी दिशा में फिर पूरा कर लेती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, विद्युत मोटर। हम लोग सबसे पहले देखिए, इसको मान लीजिए नॉर्थ पोल, इसको मान लीजिए साउथ पोल। ये हो गया विद्युत मोटर मान सकते हैं। इसको मानिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए D। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, जब हम कार्बन ब्रश से होकर धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा अर्धवलय से होते हुए ABCD में प्रवेश करती है। जब हम कार्बन ब्रश से होकर धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा अर्धवलय से होते हुए ABCD में प्रवाहित होती है, पुनः चालक ब्रश से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पर होगा अर्धवलय। क्या होगा यहाँ पर, अर्धवलय। इसको मान लीजिए अर्धवलय। अर्धवलय से जब हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो AB से क्या होगा, AB से धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम लोग ABCD से धारा प्रवाहित करते हैं तो पुनः चालक ब्रश से होते हुए A से B, B से C, A से B, B से C, C से D। जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं
जब हम लोग कार्बन ब्रश से होकर धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा अर्धवलय से होते हुए ABCD में प्रवाहित होती है, पुनः चालक ब्रश से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। इसको मान लीजिए अर्धवलय, ये बैटरी हो गया। जब इससे हम लोग अर्धवलय से धारा प्रवाहित करेंगे तो सबसे पहले ए पर पहुंचेगा, उसके बाद बी पर, उसके बाद सी पर, उसके बाद डी पर, फिर वापस अर्धवलय पर चल आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पुनः जब चालक ब्रश से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है तो क्या होगा, बैटरी की जब मानिए प्लस से शुरू किए ABCD से होते हुए क्या क्या धारा प्रवाहित हुआ और दूसरे टर्मिनल पर पहुंच गया। पहला टर्मिनल हम लोग इसको मानते हैं टर्मिनल, इसको सेकेंड टर्मिनल प्लस वाला से जब धारा प्रवाहित किए तो ABCD से होते हुए धारा प्रवाहित इस अर्धवलय पर पहुंच गया। जब कुंडली में विद्युत धारा A से B की ओर और C से D की ओर प्रवाहित होती है, जब हम लोग धारा A से B की ओर और C से D की ओर, A से B की ओर, C से D की ओर धारा प्रवाहित करते हैं तो यदि फ्लेमिंग का बम हस्त नियम का प्रयोग करते हैं तो AB भुज पर आरोपित बल कुंडली के नीचे की ओर धकेलता है। जब हम लोग AB पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, जब हम लोग AB पर बल लगाते हैं तो कुंडली को क्या करेगा, नीचे की ओर धकेलेगा। क्या करेगा, कुंडली को नीचे की ओर धकेलता है। जब हम लोग AB पर बल लगाते हैं, क्या करते हैं, AB पर बल लगाते हैं तो कुंडली क्या करेगा, नीचे की ओर धकेलेगा। कुंडली क्या होगा, नीचे की ओर धकेलेगा। और जब CD पर बल लगाएगा, जब CD पर बल लगाता है तो कुंडली को ऊपर की ओर धकेलता है। उल्टा होता है यहाँ पर। जब AB पर बल लगाते हैं तो कुंडली क्या होगा, नीचे की ओर घिसकेगा। जब CD पर बल लगाते हैं तो कुंडली क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो उसके बाद आधे घूर्णन के बाद मानिए जब ये ऊपर ये नीचे जाएगा, विद्युत मोटर ऊपर, तो AB पर बल लगाते हैं तो कुंडली क्या होता है, नीचे की ओर होता है। जब CD पर बल लगाते हैं कुंडली क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। ये घूर्णन करते रहता है। घूर्णन होते होते के बाद इसको मान लीजिए कार्बन ब्रश, एक समय ऐसा आता है कि ये संपर्क टूट जाता है। क्या होगा, संपर्क टूट जाएगा। जब पुनः टूटने के बाद फिर पुनः जब जोड़ेंगे कार्बन ब्रश से तो CD भुज पर जब बल लगेगा D से C की ओर, जब टूटने के बाद फिर D से C की ओर बल लगेगा। किधर लगेगा, D से C की ओर। जब D से C की ओर बल लगता है और AB पर आरोपित बल फिर लगेगा B से A की ओर। देखिए फर्स्ट टाइम क्या किए थे, AB पर बल लगाए थे तो कुंडली नीचे आया, फिर CD पर बल लगाए थे, कुंडली क्या हुआ, ऊपर गया। जब फिर कार्बन ब्रश पर टूटने के बाद फिर दोबारा जब जोड़े तब DC पर जब बल लगाए तो कुंडली क्या हुआ, कुंडली नीचे की ओर चला आया। कुंडली क्या हुआ, नीचे की ओर आया। जब BA भुज पर बल लगाए तो कुंडली क्या हुआ, ऊपर की ओर चला गया। कुंडली क्या हुआ, ऊपर की ओर चला गया। पुनः जब फ्लेमिंग का बमहस्त नियम लगाते हैं AB भुज पर आरोपित बल होता है। इस प्रकार कुंडली का आधा घूर्णन इसी दिशा में पूरा कर लेती है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए इसको मान लीजिए विद्युत मोटर है, क्या है, विद्युत मोटर। इसको मान लीजिए कार्बन ब्रश, इसको मान लीजिए कार्बन ब्रश, इसको मान लीजिए अर्धवलय। ये क्या है, अर्धवलय है। ये कार्बन ब्रश है, ये विद्युत मोटर है और ये हमारा बैटरी है। क्या है, बैटरी। ये हमारा कुंडली हो गया, ये हमारा कुंडली हो गया। जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, एक टर्मिनल से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा ABCD से होते हुए धारा दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। पुनः जब हम लोग धारा
ए बी पर या ए बी भुज पर आरोपित बल, जब हम लोग ए बी पर जो बल लगाएंगे, ये ए बी पर बल लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, कुंडली नीचे की ओर चला आता है। कुंडली क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। पुनः जब हम लोग सी डी पर बल लगाते हैं, किस पर, सी डी पर जब बल लगाते हैं तो हमारा कुंडली क्या होगा, ऊपर की ओर घिसक जाएगा, ऊपर की ओर घसक जाएगा। यह प्रक्रिया होते होते एक समय ऐसा आता है, ये कार्बन ब्रश से संपर्क टूट जाता है विद्युत मोटर का। जब हम लोग फिर दोबारा जब जोड़ते हैं, दोबारा हम लोग जब जोड़ेंगे उस टाइम क्या करेंगे, डी से सी की ओर धारा प्रवाहित करेंगे, या सी डी भुज पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो कुंडली जो है, ये कुंडली हम लोग को नीचे की ओर घिसकता होता दिखाई पड़ता है। कुंडली क्या होगा, नीचे की ओर घिसक जाएगा। फिर जब बी से ए की ओर बल लगाएंगे, चाहे बी ए पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, कुंडली ऊपर की ओर घसकता है, कुंडली ऊपर की ओर घसकता है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, या आधा घूर्णन इसको कहते हैं। क्या कहेंगे, आधा घूर्णन। यही प्रक्रिया लगातार विद्युत मोटर में चलते रहता है। एक बार पुनः समझिए, लास्ट बार समझाते हैं, शायद समझ चुके होंगे, एक बार रिविजन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग विद्युत मोटर बनाते हैं। विद्युत मोटर में हम लोग एक टर्मिनल प्लस से लीजिए, धारा प्रवाहित कीजिए और अर्धवलय से होते हुए ए बी सी डी में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाता है। जब दूसरे टर्मिनल पर धारा पहुंच जाएगा तो पुनः फ्लेमिंग का बामहस्त नियम लगाना है। क्या लगाना है, फ्लेमिंग का बामहस्त नियम लगाना है। और ए बी है, ए बी, जब हम लोग ए बी पर बल लगाएंगे तो कुंडली हमारा नीचे की ओर घिसक जाएगा। कुंडली क्या होगा, नीचे की ओर घिसक जाएगा। जब हम लोग सी डी पर बल लगाते हैं, सी से डी की ओर बल लगाते हैं तो कुंडली हमारा ऊपर की ओर घिसक जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। क्या होता है, यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। जब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहता है तो हमारा कार्बन ब्रश से एक समय संपर्क टूट जाता है। फिर पुनः हम लोग जब इसको जोड़ते हैं कार्बन ब्रश से तो उस टाइम धारा चाहे बल लगाएंगे डी से सी की ओर, डी सी भुज बोलिए या डी सी पर लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, कुंडली हमारा नीचे की ओर घिसकेगा, कुंडली हमारा नीचे की ओर घिसकेगा। और जब बी से ए की ओर लगाएंगे बल तो कुंडली हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर घिसकेगा, कुंडली क्या होगा, ऊपर की ओर घिसकेगा। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है जिसको हम लोग इसको अर्ध घूर्णन भी कह सकते हैं। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्युत मोटर का 2 या 3 पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं तो इतना ही है, बचा हुआ है, टॉपिक मेरा ख़त्म हो जाएगा। विद्युत मोटर में अर्धवलय दिशा परिवर्तन का कार्य करता है, अतः इसे दिक् परिवर्तन कहते हैं। जिससे हम लोग दिशा का पता करते हैं उसी का हम लोग दिक् परिवर्तन कहते हैं। विद्युत मोटर में जो अर्धवलय होता है वो उसका क्या काम है, दिशा परिवर्तन का काम है। क्या है, दिशा परिवर्तन का काम है, जिसे हम लोग दिक् परिवर्तन कहते हैं। विद्युत मोटर में जो दिशा का परिवर्तन करता है ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिक् परिवर्तन कहेंगे। जो दिशा का परिवर्तन कहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन कौन करता है, अर्धवलय में, विद्युत मोटर में अर्धवलय लगा होता है, उसका काम क्या है, दिशा का परिवर्तन करना। अब हम लोग आर्मेचर किसको कहते हैं, देखिए ये VVI क्वेश्चन है। आर्मेचर वह नरम लोहा जिस पर कुंडली लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाता है। वह नरम लोहा जिस पर कुंडली लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहता है। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति करते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह घटना विद्युत चुंबक प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किए थे।
विद्युत चुंबक प्रेरण। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यही घटना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक प्रेरण। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है। चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है। कुंडली तथा चुंबक के बीच क्या होगा? आपेक्षिक गति होगा। कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? आपेक्षिक गति कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है कुंडली में। यही घटना को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चुंबक प्रेरण कहते हैं। नोट: विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किए थे। जब कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति करते हैं, आपेक्षिक गति होता है, तो कुंडली में विद्युत धारा क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। यह घटना विद्युत चुंबक प्रेरण कहलाता है। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।